हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको पहले ही करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट को आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं कि इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को आगे क्या क्या पढ़ना है। और ये चैप्टर यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो के लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको धातु और धातु की डेफिनेशन सहित विद एग्जाम्पल सहित मैं आपको बता चुका होता हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको धातु और धातु में यहाँ पर डिफरेंस बताने वाला हूँ। ये डिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ पे IMP होते हैं। ये डिफरेंस यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे क्लास 9 हो 10 हो, इन चीज़ों को पूछा जाता है क्लास 9 और 10 में ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं धातु और धातु में क्या क्या डिफरेंस है। वैसे कुछ डिफरेंस तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेफिनेशन ही आपको पढ़ाई थी मैंने, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ की पॉइंट्स तो वहीं से आप निकाल सकते हैं। चलिए, और कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में आप लोग जान लेते हैं। यहाँ पर धातु क्या चीज़ होती है। धातु आमतौर पर ठोस होती हैं। धातु क्या है, आमतौर पर यहाँ पर सॉलिड होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जैसे कि पारा हो गया और गैलीलियम हो गया। ये क्या हो गया, कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं ये जो आमतौर पर, लेकिन ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। और अगर अधातु की बात की जाए तो अधातुएं यहाँ पे 3 अवस्था में पाई जाती हैं, चाहे वो सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए। अधातु है मतलब कि नॉन मेटल, 3 अवस्था में पाई जाती हैं। और सेकंड पॉइंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धातु जो धातुएं होती हैं वो थोड़ी सी भारी होती हैं। जो धातुएं वो क्या होती है, भारी होती हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये भारी नहीं होती हैं, ये थोड़ी सी लाइट वेट में होती हैं, हल्की होती हैं। और अगर अधातुओं की बात की जाए तो यह आमतौर पर क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है ना। और धातु में ये कठोर और गैर भंगुर होती है। अब यहाँ पे भंगुर शब्द का मतलब है, भंगुर यहाँ पे कहलाता है जो जिसको टच करने पर जो टूट जाए, मतलब थोड़ी भंगुर टाइप हो, थोड़ी सी टूट जाए थोड़ी सी, उसको अपन लोग भंगुर शब्द उपयोग करते हैं। तो यह कठोर और गैर भंगुर होती हैं। कुछ अपवाद में जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और सीसा जो नर्म है, जो सीसा नर्म है इसमें अपवाद में लिया जाता है। तो अधातुएं होती हैं, ठोस अधातुएं यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पे सुगम भी होती हैं। कठोर भी होंगी लेकिन थोड़ी सी सुगम भी होंगी। और धातु के बारे में अगला पॉइंट है, ये ऊष्मा और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, मतलब इनमें आप लोग बिजली को प्रवाह कर सकते हैं। धातुओं के बारे में जान लेते हैं, यह ऊष्मा और बिजली के संवाहक बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है ना। बस ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट पता है आपको, ग्रेफाइट की छड़ें आती हैं जो कि सेल्स में भी उपयोग की जाती हैं, वो तो बिजली का प्रवाह करती है ना। ये नर्म और लचीलेदार होते हैं। धातुएं होती हैं जो नर्म और लचीलेदार होती हैं। और अधातु की बात की जाए तो ये तन्य होते हैं और लचीलेदार भी होते हैं, ठीक है ना। और धातु की बात की जाए, इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होता है, लेकिन इनका गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होता है। अब इसमें की पॉइंट्स हैं, कुछ गलनांक और क्वथनांक क्या कहलाता है, इसको चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ाया गया था, गलनांक और क्वथनांक क्या है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 को आप देख सकते हैं कि गलनांक और क्वथनांक क्या हो। तो चलिए इसके बारे में अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये आमतौर पर टकराव पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर धातुओं को आपस में पीटा जाए तो वो थोड़ी सी ध्वनि उत्पन्न करेंगी, ठीक है ना। और ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। धातु क्या करती हैं, ध्वनि यानी कि साउंड को उत्पन्न नहीं करती हैं। और जो कि ये होती हैं, ये साउंड को उत्पन्न करती हैं, साउंड वेव को यहाँ पे उत्पन्न करती है। ये आमतौर पर चमकदार होती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चमकीली होती हैं, क्योंकि इन पर पॉलिश किया जा सकता है, इसलिए ये चमकदार होती है ना। और ये आमतौर पर गैर चमकदार होती हैं, क्योंकि इन पर पॉलिश नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ी सी रफ होती हैं। क्या होती हैं, रफ होती हैं। ये थोड़ी सी स्मूथ होती हैं, इसलिए इन पर आप पॉलिश कर सकते हैं, और इसलिए ये चमकदार होती हैं। और ये रफ होती हैं, इसलिए इन पर पॉलिश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये चमकदार नहीं होती, गैर चमकदार होती हैं। तो चलिए ये हो गया डिफरेंस धातु और अधातु के बारे में। देखिए गाइस, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धातु को अच्छे से समझते हुए। और अब कुछ यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं। यौगिक क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती। चलिए यौगिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यौगिक क्या चीज है, कंपाउंड। यौगिक को इंग्लिश में अपन लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड।
यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड से बोलते हैं। कंपाउंड क्या है? यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं। संयोजन का मतलब होता है मिलाप, मिलना, है कि नहीं? तो वही हो गया, दो या दो से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यौगिक, यानी कि पदार्थ बोलते हैं। अब इसमें H2O है, ये क्या है? ये कंपाउंड है। H2O क्या है? ये कंपाउंड है। लेकिन अगर इसमें हम इन दोनों को तोड़ें तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव और O2 माइनस, तो ये हो गया एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये भी हो गया एलिमेंट, यानी कि तत्व। तो इसी में यही बोला गया है, दो या दो से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में संयोजन करके, संयोजन से बने होते हैं रासायनिक तौर पर, इसी को क्या बोलते हैं? यौगिक, यानी कि कंपाउंड बोलते हैं। अब जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, जो आपके घर में रहता है NaCl, मतलब कि नमक। तो इसमें ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, Na+ और Cl-। तो ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गया एक एलिमेंट। इन दोनों का अपन लोग संयोजन करते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है, जैसे बोलते हैं NaCl। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें इसी बात पर। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम की तरफ। यहाँ पे हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 बोला जाता है। अब इसमें अगर इसको तोड़ें तो S+O2, S+ और O2 माइनस, ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गया एक एलिमेंट। इन दोनों को संयोजन किया तो बन गया SO2। तो इसी चीज को बोला जाता है यौगिक। ये चीज हो गई कंपाउंड। अगर आपको क्लिक किया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री होते हैं गाइस, आप लोग कर दीजिए, क्योंकि यार इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी लोग हमें मोटिवेट मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलिए पढ़ लेते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या चीज़ होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। जब पदार्थ के सभी कण समान ना होकर यहाँ पे अलग अलग होगा दोस्तों, क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि समान शुद्ध पदार्थ में होता है। जब पदार्थ के सभी कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। पदार्थ के सभी कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ। और इसी को अपन लोग मिश्रण भी बोलते हैं, क्योंकि जब अपन लोग दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को आपस में मिक्स कर दें तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि पानी। अब पानी में दोस्तों बहुत सारी चीजों का यहाँ पर मिश्रण होता है, वाटर में बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, इसलिए आप लोग इसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोल सकते हैं। समुद्र का पानी हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे ETC एग्जाम्पल हो सकते हैं अशुद्ध पदार्थ के। तो चलिए इस चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या चीज अपन लोग पढ़ने वाले। तो अशुद्ध पदार्थ में सबसे पहले हो गया मिश्रण क्या चीज है, मिक्सचर क्या होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनने वाले पदार्थ को यहाँ पे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनने वाले, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो या दो से अधिक, एक नहीं लिया गया, अगर एक होगा तो वो शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा ना। तो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलने वाले पदार्थ को यहाँ पे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे कि जल और नमक का घोल। अब अगर आपने जल लिया, वाटर लिया, और साथ में अपन ने उसमें नमक भी मिला दिया, तो एक दो या दो से अधिक तत्वों का यहाँ पे मिश्रण हो गया, दो या दो से अधिक यौगिकों का मिश्रण हो गया, यौगिकों का मिश्रण हो गया यहाँ पे दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। इसको आपने क्या बोल दिया? मिक्सचर। इसको बोल दिया आपने मिक्सचर। यहाँ पे वायु में गैसों का मिश्रण। अब दोस्तों यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जियोन हो गया, और भी नाइट्रोजन होगी, बहुत सारी गैसें हैं जो कि वायु में क्या करती रहती हैं? पूरी वायु में फैली हुई हैं। तो इसको क्या बोले? वायु में गैसों का मिश्रण, है कि नहीं? तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि वायु में गैसों का मिश्रण हो गया, और जल और नमक का घोल हो गया, ये हो गया मिश्रण। अब मिश्रण भी दोस्तों यहाँ पर दो टाइप्स का होता है, कुछ होते हैं हेमोजेनस मिश्रण और कुछ होते हैं हेट्रोजेनस। मतलब कुछ हो जाते हैं सामांगी मिश्रण और कुछ होते हैं विषमांगी मिश्रण। तो चलिए पढ़ लेते हैं सामांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं सामांगी मिश्रण, मतलब कि होमोजेनस मिश्रण क्या है। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। सामांगी मिश्रण क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित तो होंगे लेकिन उसे अपन लोग देख नहीं सकते, मतलब आप उसे देख नहीं सकते, अलग अलग नहीं देख सकते। देख तो सकते मतलब अलग अलग आप उस चीज को नोटिस नहीं कर सकते, आप उसे अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण। अब आपने देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चित्र लगा के रखा हूं आपके लिए। एक सॉल्ट लिया मैंने और कुछ वाटर को लिया। अगर आपने सॉल्ट और वाटर को एक साथ, मतलब नमक और पानी को एक साथ घोल दिया तो आप देखेंगे कुछ सलाइन्स वाटर बन जाते हैं। सलाइन वाटर मतलब पूरी तरीके से वाटर में पूरी तरीके से नमक यहाँ पे घुल जाता है। तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, आप उसे अलग अलग नहीं देख सकते कि मैं देख लूं नमक ऊपर है या पानी नीचे है, ये चीज आप नोटिस नहीं करते। इसीलिए इसको बोलते हैं सामांगी मिश्रण, कि आप दूसरी चीज का जिसका भी घोल करेंगे वो पूरे उस एरिया में फैल जाए।
पूरे इस एरिया में फैल जाए, जिससे आप उस चीज को नोटिस ना कर पाए कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सामांगी मिश्रण। यहाँ पे एक और एग्जांपल हो जाती है मिश्र धातु। बहुत सारे यहाँ पे धातु का मिश्रण, उसे बोलते हैं मिश्र धातुएं, जिसे आप लोग अलग अलग नहीं देख सकते। यहाँ पे हो जाता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण मतलब हेटेरोजेनस मिश्रण क्या है? ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण। अगर आप लोग एक गिलास लेंगे, जैसे कि यहाँ पे फोटो लगी रखी है, एक गिलास लेंगे आप लोग और गिलास में पानी मिला दें और साथ में आप लोग उसमें क्या थोड़ा सा तेल भी मिला दें, पानी मिला दें और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं उसमें तेल मिला दें, तो आपको दिखाएगा कि तेल ऊपर आ जाता है। तेल क्या आ जाता है दोस्तों? ऑयल। ऑयल यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा और वाटर यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा। तो ये हो जाता है विषमांगी मिश्रण का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है कि तेल आपको देखिए, जैसे कि इस फोटो में यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है कि ऑयल ऊपर आ गया है और वाटर नीचे। ये क्या हो गया? एक विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि अगर वाटर में आप लोग क्या करते हैं, वाटर में आप लोग रेत को यहाँ पे क्या करते हैं, मिला दें। रेत या फिर आप लोग कंकड़ पत्थर, कुछ भी पत्थर वगैरह यहाँ पे डाल दें, तो आप देखेंगे कि जो पानी होगा, पानी में यहाँ पे कंकड़ पत्थर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दिखते हैं, आपको अलग दिखते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है कि आपको कंकड़ पत्थर अलग दिखते हैं। आप लोग कंकड़ पत्थर इसमें से हटा भी सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? एक हेटेरोजेनस मिश्रण का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं विलयन। विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि विलयन क्या चीज है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को आप लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। क्या बताया गया है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण। अब सामांगी मिश्रण क्या चीज है, इसको पहले हम बता चुके हैं। तो दो या दो से अधिक सामांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को आप लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। तो अब विलयन के भी टू टाइप्स होते हैं, विलायक जिसको अपन लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और कुछ विलेय होते हैं जिसको अपन लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो चलिए विलायक और विलेय को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने एक चित्र लगा के रखा है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या चीज क्या होती है। यहाँ पे सॉल्यूट को लिया गया है, यहाँ पे ये क्या है, सॉल्यूट है जिसको अपन लोग विलेय बोलते हैं, और ये यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अगर इन दोनों को आप लोग आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर दें, आपस में मिक्स करते हैं, तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। ये चित्र दिया गया है आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए, मैंने ये चित्र लिया है आपके लिए। चलिए दोस्तों, विलायक के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉल्वेंट क्या चीज होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। आपने एक विलयन लिया है, विलयन में अगर जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होगी उसको आप लोग क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों? सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा अधिक होगी आप लोग उसको सॉल्वेंट बोल देंगे। और यहाँ पे विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय बोलते हैं। अब विलयन में जो अल्प मात्रा में उपस्थित होगा उसे आप लोग क्या बोल देंगे? विलेय यानी कि सॉल्यूट बोल देंगे। ट्रेन में सेट हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं क्या विलायक होता है। यहाँ पे नींबू और जल का विलयन। अब आपने घर पे नींबू पानी पिया होगा दोस्तों, नींबू हर कोई पीता है यहाँ। तो आपने नींबू पानी में यहाँ पे वाटर लिया, एक गिलास को, एक गिलास आपने लिया वाटर, और इसमें आपने डाला नींबू। क्या डाला आपने इसमें? नींबू को डाला। यहाँ पे क्या डाला दोस्तों? नींबू का, यहाँ पे नींबू का रस आपने मिलाया। तो आपको पता है कि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है और जो नींबू की मात्रा है बहुत ज्यादा कम है। तो जो पानी हो गया वो क्या हो गया दोस्तों? विलायक। जो पानी है वो क्या हो गया? विलायक। और जो यहाँ पर रस मिलाया आपने नींबू का वो क्या हो गया? विलेय। तो दोस्तों समझ में आ गया क्या? नहीं, ये चीज आपको नोटिस कर गई होगी कि विलायक क्या चीज है, विलेय क्या चीज। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल, सोडा और जल का विलयन। तो यहाँ पे जो सोडा होता है वो क्या हो जाता है? विलेय, और जल हो जाता है विलायक। क्यों? एक सोडे में पानी बहुत अधिक होता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं? पानी बहुत ज्यादा अधिक होता है इसलिए उसको बोलते हैं विलायक। और यहाँ पर जल की मात्रा यहाँ पे अधिक हुई तो विलायक हो गया, और सोडे की मात्रा होती है कम तो ये क्या हो गया? विलेय यानी कि सॉल्वेंट। अगर आपको क्लिक कर गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे विलेय और विलायक की भौतिक व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ पे विलयन को यहाँ पे तीन प्रकारों में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गैसीय विलयन क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है और द्रव विलयन क्या होता है। तो ये लोग क्या है दोस्तों? विलायक और विलेय के भौतिक व्यवस्थाओं के आधार पर इनको थ्री टाइप से बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। चलिए गैस विलयन से स्टार्टिंग करते हैं। गैसीय विलयन क्या होता है? गैस का विलयन मतलब गैस यहाँ पे विलेय है और गैस एक विलायक है। गैस का यहाँ पे मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे सामान्य उदाहरण है, जो क्लास 12 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में इसको पूछा जाता है बार बार। क्लास 12 में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और क्लास 9 में भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे विलेय क्या हो गया? गैस, और विलायक होगा गैस। अब विलायक क्या है दोस्तों? जिसकी मात्रा अधिक होगी, और विलेय क्या है? जिसकी मात्रा कम होगी।
है कि नहीं। तो यहाँ पे गैस गैस का मिश्रण है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द्रव और गैस क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। जब आप क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित कर देंगे तो ये क्या हो गया, द्रव और गैस का मिश्रण बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ठोस और गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। अगर आप कपूर को अपन लोग नाइट्रोजन गैस में मिश्रण कर देंगे तो एक ठोस और गैस का यहाँ पे मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द्रव विलयन को भी समझ लेते हैं। गैस और द्रव, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को आप लोग क्या बोल देंगे, गैस द्रव मिश्रण। और द्रव द्रव मिश्रण, जल में घुली हुई एथेनॉल। और ठोस द्रव का मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया जल में घुला हुआ ग्लूकोज। आपने देखा होगा जल में घुला हुआ ग्लूकोज, आप लोग क्या होंगे, इसको ठोस और द्रव का मिश्रण मान लेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो ठोस हो गया और द्रव यहाँ पे जल हो गया। अब चलिए तो दोस्तों यहाँ पे ठोस विलयन के बारे में समझ लेते हैं। गैस ठोस, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अगर आप लोग हाइड्रोजन को पैलेडियम यहाँ पे विलय करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि वो गैस और ठोस का यहाँ पे विलयन हो जाता है। द्रव और ठोस का विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारे का जब अपन लोग सोडियम के साथ मिलाएंगे तो उसका एक चीज यहाँ पे बन जाती है जिसको अमलगम बोलते हैं। ठोस और द्रव, ठोस और ठोस का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है तांबे का सोने में विलयन। जब आप लोग तांबे को सोने के साथ मिलाएंगे तो उसमें क्या बनेगा, वो ठोस और ठोस का यहाँ पे विलयन बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे फिजिकल मतलब भौतिक व्यवस्थाओं के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सांद्रता के आधार पर विलयन को 5 चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब ये कहने के प्रयास कर रहा है विलय की मात्रा विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत क्या होगी, कम होगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी और विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है। क्या कहने का मतलब है कि दोस्तों आपने एक विलयन लिया जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक है विलय की मात्रा से, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, है कि नहीं। इसी प्रकार से इसमें लिखा गया है वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला यहाँ पे दिया गया है सांद्र विलयन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या है, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है। अब कोई भी एक विलयन लिया है जिसमें आपको विलय की मात्रा अत्यधिक पाई गई विलयन की तुलना में, विलायक की तुलना में। अगर विलायक की मात्रा कम होगी, वो विलयन जो विलय है उसकी मात्रा होगी अधिक, तो वो क्या होगा, सांद्र विलयन कहलाएगा, जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होगी। यहाँ पे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, ताप को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया आपने, ताप के यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, फिक्स कर दिया, और उसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, तो उसे आप लोग क्या बोल देंगे, संतृप्त विलयन बोल देंगे। अब असंतृप्त विलयन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता, वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। अब 5वां पॉइंट दिया गया अति संतृप्त। अति संतृप्त क्या होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज होती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की अपेक्षा अधिक होती। कहने का मतलब यहां पे हो रहा है कि कोई विलयन लिया गया जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक है विलयन की अपेक्षा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपर सैचुरेटेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। तो ये हो गया दोस्तों सांद्रता के आधार पर विलयन के 5 प्रकार हो गए। यहाँ पे हो गया विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों इसको लेक्चर नंबर यहाँ पे 3 में कवर कराया जाएगा। लेक्चर नंबर 3 में इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक्स को मैं लेकर चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे विलयन की सांद्रता के बारे में मैं बता दूंगा तो आप लोगों को आगे जाकर थोड़ी सी मुश्किल होंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स है जिसको मैं अगले लेक्चर में यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो थैंक्स अलॉट, सब्सक्राइब ना हो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपके लिए ही इतनी यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, आपके लिए यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।